हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 23 जनवरी 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और जो भी नॉलेजेबल वीडियोज़ लर्निंग बुक पे अपलोड की जा रही हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, गोवा में आयोजित होने वाले 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसको हम आईफा के भी नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है। देखो, कंट्री इन फोकस के तौर पर ये एक आप सोच लो कि टाइटल दिया जाता है किसी भी, अब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब कोई ऑर्गेनाइज किया जाता है कोई भी फंक्शन तो उसमें सुनते होंगे कि कंट्री इन फोकस क्या होता है। कंट्री इन फोकस का मतलब यह होता है कि मतलब उस संबंधित क्षेत्र में उसने पूरे साल में उत्कृष्टता और बहुत अच्छा काम किया है तो उसके उसी काम को मान्यता देने के लिए कोई देश किसी देश को कंट्री इन फोकस बनाता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश ने फिल्म सेक्टर में पूरे साल के दौरान उत्कृष्टता से के साथ काम किया है और अच्छा योगदान दिया है बांग्लादेश की फिल्म ने समाज को। तो उनके योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से ही कंट्री इन फोकस एक ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये 16 तारीख से चल रहा है, 24 तारीख तक ये चलेगा, मतलब 16 से 24 तक गोवा में आयोजित होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और जिसका फोकस कंट्री है ऑप्शन बी। इससे जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की गणतंत्रता दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी को, कौन सी देश की सैन्य टुकड़ी भाग ले रही है। इसका फिर से सेम वही आंसर, बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इस बार हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है और इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। ये चौथा टाइम होगा कि कोई हम बिना चीफ गेस्ट के अपना गणतंत्र दिवस का फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे। बांग्लादेश के 122 आर्म फोर्स मेंबर इस बार की गणतंत्रता दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। बांग्लादेश का 2021 में ही 50 वर्ष पूरा हो रहा है फ्रीडम का। देखो, पहले जो बांग्लादेश है ना ये ईस्ट पाकिस्तान था और जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान के साथ काफ़ी भेदभाव करते थे, क्योंकि ये बांग्लादेश के करीब होने की वजह से इन लोगों में जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी वो बंगला बोलती थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि प्रेजेंट का पाकिस्तान है वो अपना उर्दू लैंग्वेज बोलते थे। तो इससे क्या होता था, ये लोग काफ़ी भेदभाव करते थे वेस्ट पाकिस्तान वाले और ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ। वेस्ट पाकिस्तान वाले खुद को ही अपना मतलब खुद को ही पाकिस्तानी मानते थे। फिर उसके बाद एक बांग्लादेश में विद्रोह उठा कि उन्हें अलग देश घोषित किया जाए। भारत ने पूरा साथ दिया था बांग्लादेश का, और 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने सरेंडर किया और बांग्लादेश पूर्णतः मुक्त हुआ। तो बांग्लादेश के मुक्ति में भारत का बहुत बड़ा योगदान था, और 2021 में ये 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं बांग्लादेश के मुक्ति के, यानी कि फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी ने भारत के आर्मी के सामने हथियार डाले थे, तो हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और बांग्लादेश के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसी वजह से बांग्लादेश इस परेड में भाग लेने आ रहा है, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की थी बांग्लादेश को वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में, नया कंट्री घोषित कराने में बांग्लादेश की काफ़ी मदद की थी हमारे देश भारत ने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस राज्य में पाया जाता है। देखो, वैनेडियम अभी पाया गया है, मतलब पहली बार ये पाया गया है, और वैनेडियम ये पीरियाडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर 23 है। वैनेडियम का यूज स्टील और टाइटेनियम को और ज़्यादा मजबूत बनाने में किया जाता है। काफ़ी हल्की धातु होती है ये, तो इससे स्पेस क्राफ्ट और
स्पेस शटल, साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सभी बनाने में इससे हेल्प मिलती है। मतलब अब काफ़ी हल्की धातु है तो जो स्पेस के क्राफ्ट बनाए जाते हैं वो वैनेडियम के बनाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो उड़ने वाली चीज़ें हैं वो हल्की होंगी तो ही तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकेंगी। हल्की प्लस मजबूत होनी चाहिए। जैसे फ़्लाइट है तो उसका भी जो यूज़ किया जाना है वो भी हल्का प्लस मजबूत होना चाहिए, तो उसमें भी वैनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम का 24.63 मिलियन टन का भंडार का पता लगा है। और भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां वैनेडियम का पता लगाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में ही इस दुर्लभ धातु वैनेडियम का पता चला है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 31 घंटे की लंबी मैराथन। देखो 31 घंटे का क्या मतलब हुआ कि 31 घंटे लंबी मैराथन मतलब कि ये कंटिन्यूअसली 31 आवर चली, एक दिन से भी ज़्यादा ये लगातार चली। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम बताएं जिसका उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। इसका नाम था EDUCON। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। EDUCON इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी जो थीम थी वो थी वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए युवाओं के बदलाव के लिए शिक्षा। मैं थीम को फिर से रिपीट कर रहा हूँ EDUCON की, वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए युवाओं के बदलाव के लिए शिक्षा, इस EDUCON की थीम थी। 31 घंटे लंबी मैराथन का मतलब ये हुआ कि ये लगातार 31 आवर का एक सेशन था जिसे EDUCON नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया था। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सूचना संचार को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए हमारे देश भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। UAE इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। UAE के साथ भारत ने समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने कौन कौन से और समझौते किस फील्ड के लिए किए हैं? मैं रिपीट करता हूं इसको, ये अलग अलग क्वेश्चनों में आपको पहले बताया जा चुका है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फिनलैंड के साथ भारत ने किया है। और आउटर स्पेस सेक्टर के लिए भूटान से, टेली कम्युनिकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ, और साथ ही साथ टेली कम्युनिकेशन के लिए देखो यूनाइटेड किंगडम के साथ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए जापान के साथ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेली कम्युनिकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए जापान के साथ है। और इज़राइल के साथ और कनाडा, दो देशों के साथ हेल्थ सेक्टर के लिए है। नहीं देखो सॉरी, इज़राइल के साथ और कंबोडिया के साथ क्या है, ये हेल्थ सेक्टर के लिए किया है समझौता। मैं पूरा फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फिनलैंड के साथ, आउटर स्पेस सेक्टर के लिए भूटान के साथ, टेली कम्युनिकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए जापान के साथ। जापान के साथ एक और है, स्किल्ड वर्कर के लिए भी जापान के साथ ही समझौता किया है भारत ने। यहाँ से स्किल्ड वर्कर होंगे और उनको जापानी लैंग्वेज सिखा के जापान अपने देश में ले जाएगा और उनको वहाँ पे वीज़ा प्रोवाइड करा के और अपने देश के स्किल्ड वर्कर की नागरिकता दे के उनको वहाँ पे मतलब भारत के युवा जो किसी भी क्षेत्र में स्किल्ड हैं, कौशल जिनके अंदर है, उनको ले जाके वहाँ उनसे काम लेके उनको साथ ही साथ स्किल्ड वर्कर की नागरिकता भी जापान देगा। ऐसा समझौता किया गया है स्किल्ड वर्कर के लिए। तो देखो स्किल्ड वर्कर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए जापान के साथ, टेली कम्युनिकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ, और हेल्थ सेक्टर के लिए दो देशों के साथ, इजराइल और कंबोडिया के साथ। तो मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ तकनीकी सहयोग के लिए UAE के साथ,
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो पहले करा दिया था मैंने। आगे बढ़ते हैं। बंदर और नौवाहन बंदर नौवाहन और जल मार्ग द्वारा शुरू की गई सी प्लेन सेवा परियोजना को कौन सा संगठन लागू करेगा? बंदर नौवाहन और जल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सी प्लेन सेवा। देखो सी प्लेन सेवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको कराया है कि सी प्लेन सेवा भारत में सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई। ये अक्टूबर के महीने में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और ये शुरू की गई थी सी प्लेन सेवा गुजरात में, भारत में सबसे पहले शुरू की गई थी। अब क्या है, सी प्लेन सेवा को कई रूटों पर चलाने का गवर्नमेंट का प्लान है। इसमें क्या होता है सी प्लेन सेवा में, देखो आमतौर पे जो फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंडिंग करती है उसके लिए ज़रूरत होती है एयरपोर्ट की। मतलब आप देखे होंगे एयरपोर्ट पे लंबे लंबे प्लेटफॉर्म बने होते हैं और काफ़ी रनवे होता है उनका। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो सी प्लेन सेवा होती है उसमें क्या है, वाटर लेवल को ही, जो वाटर सरफेस होता है वहीं से टेक ऑफ कर जाती हैं सारी की सारी प्लेनें। यही होती है सी प्लेन सेवा। मतलब इनके लिए कोई अलग सा एयरपोर्ट के लिए आपको लैंड एक्वायर करके फिर वहाँ पे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी नहीं होता है। ये वाटर सरफेस पे ही बस पानी वहाँ पे इतनी मात्रा में होना चाहिए कि उनको टेक ऑफ करने के लिए जितने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी अगर वहाँ पे है तो सी प्लेन वहीं से टेक ऑफ कर जाती है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी गुजरात में अक्टूबर महीने में। 17 परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी में सी प्लेन सेवा भी थी। अब क्या है कि बंदर नौवाहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कई सारे रूटों पे, दिल्ली रूट और अयोध्या रूट, यहाँ सब पे सी प्लेन सेवा शुरू करने का प्लान किया गया है। तो ये क्वेश्चन में है कि कौन सा संगठन इस परियोजना को लागू करेगा। इस परियोजना को लागू करेगा सागर माला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सागर माला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये पोर्ट डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं उनको बनाने का काम सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी करती है। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कर रही है, तो देखो एक प्रोजेक्ट भी है गवर्नमेंट का, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड दोनों अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रखोगे। सागरमाला प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये एक अपनी प्राइवेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये पोर्ट डेवलपमेंट का काम करती है। सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था उसमें पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ही काम किया जा रहा है। और जो पोर्ट हैं, बड़े बड़े जो पोर्ट हैं, मतलब जो बिजी बंदरगाह हैं, उनको रोड से, ट्रेन से उनकी कनेक्टिविटी बेहतर करने का काम किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट में। जैसे मुंबई पोर्ट है तो मुंबई पोर्ट के आसपास जहाँ तक ट्रेन आना संभव है वहाँ तक ट्रेन आए, साथ ही साथ जहाँ तक रोड आना संभव है वहाँ तक रोड आए, ताकि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है समुद्र के रास्ते वो आसानी से हो सके इन बंदरगाहों की मदद से। यही है सागरमाला प्रोजेक्ट। और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी ये लागू करेगा सी प्लेन सेवा को। अभी 2-3 रूटों के लिए जो प्रस्तावित है उसमें दिल्ली रूट है और साथ ही साथ अयोध्या रूट भी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस सामरिक वार्ता 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व इस वार्ता में किया था हमारे अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार इमैनुअल बोने, नाम है उनका, इमैनुअल बोने। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रांस का जिन्होंने अजीत डोभाल के साथ इस वार्ता में प्रतिनिधित्व किया था फ्रांस की तरफ से, उनका नाम है इमैनुअल बोने। ये फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं। और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति का खुद का नाम है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयरधारिता हासिल करने के लिए किस संगठन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है? मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को ये मंजूरी दी गई है सीसीआई की तरफ से।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करता है कि कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी के ऊपर ज़बरदस्ती अधिग्रहण ना कर सके। इसीलिए सारी कंपनियों को भारत में जो भी अधिग्रहण होता है उसके लिए सीसीआई से मंजूरी लेनी पड़ती है। और अब ये तो मतलब कि एक देश से दूसरे देश का अधिग्रहण था, तो इसके लिए भी मंजूरी सीसीआई ही देता है भारत में। भारत में देखो, आपने सुना होगा कि इस कंपनी ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया तो उसके लिए सीसीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के ऊपर ज़बरदस्ती उसका अधिग्रहण कर ले। इसीलिए हमेशा सीसीआई से मंजूरी लेनी पड़ती है भारत में, जब भी भारत की कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपना विलय करती है। अब कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की पूरा शेयरधारिता हासिल कर ली है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने। आपने जो मेडिकल सेक्टर से स्टूडेंट रहे होंगे उनको पता होगा कि मणिपाल मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है हमारे इंडिया का, और ये प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है और यहाँ की सुविधा पूरी विश्व स्तरीय सुविधा है। उसी से संबंधित मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयरधारिता को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई पोर्ट से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह द्वारा तटीय अनुसंधान वाहन को लॉन्च किया गया है। उस तटीय अनुसंधान वाहन का क्या नाम है? यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तटीय अनुसंधान वाहन को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सागर अन्वेषिका। देखो, सागर अन्वेषिका एक शिप का नाम है जिस पे वैज्ञानिक बैठ के समुद्र में जाएंगे और फिर वहाँ पे डीप सी में जाके रिसर्च करेंगे और डेटा को कलेक्ट करके लेके आएंगे। कैसा डेटा, कैसा रिसर्च? देखो, समुद्र के अंदर भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारे पेट्रोल पाया जाता है, मेटल पाया जाता है और बहुत ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं समुद्र के भीतर भी। अभी पता होगा आपको कि मुंबई में भी काफ़ी मात्रा में पेट्रोल मिलने का एक अनुमान है वैज्ञानिकों का, लेकिन अभी वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को निकालने का काम शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना रिजर्व अपने आप पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे सागर अन्वेषिका के वैज्ञानिक डीप सी में जाके कि यहाँ पे कौन से मेटल, मिनरल्स और कौन कौन से पेट्रोल के कहाँ पे ऐसी संभावना है कि ये सब मिल सकता है, और फिर डेटा कलेक्ट करके ये वापस आएंगे। इसी को लॉन्च किया है हमारे ये देखिए हर्षवर्धन सिंह के पास एक तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, दूसरा फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं। साथ ही साथ ये पृथ्वी विज्ञान के भी मंत्री हैं और इन्होंने ही लॉन्च किया सागर अन्वेषिका को, और ये लॉन्च किया गया कहाँ से? चेन्नई पोर्ट से। तो देखो कितनी चीज़ें याद रखनी है। सागर अन्वेषिका को चेन्नई पोर्ट से लॉन्च किया गया। सागर अन्वेषिका ये एक शिप है जिसपे कि वैज्ञानिक बैठ के डीप सी में गए हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, और सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्नेलियस महोनी और इनका जो उपनाम है वो है नील शिहान ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक लिखी है? और कॉर्नेलियस महोनी नील शिहान का भी हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए और इनकी ये पुस्तक बहुत फेमस है। देखो, कॉर्नेलियस महोनी नील शिहान ये यूएस के राइटर हैं, सॉरी ये यूएस के न्यूयॉर्क टाइम्स के फॉर्मर रिपोर्टर थे और फिर इन्होंने राइटिंग का काम शुरू किया, बुक लिखने का काम शुरू किया। तो नील शिहान जो थे ये न्यूयॉर्क टाइम्स के फॉर्मर रिपोर्टर थे, तो इन्होंने यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन पाउल का जो रोल था जब यूएस और वियतनाम का वार हुआ था, यूएस वियतनाम युद्ध के दौरान यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन पाउल के रोल के बारे में ही ये पूरी पुस्तक लिखी गई है नील शिहान के द्वारा। इसका नाम है अ ब्राइट शाइनिंग लाई, एक चमचमाता हुआ झूठ, मतलब कि एक सफ़ेद झूठ बोल सकते हो, जॉन पॉल एंड अमेरिका इन वियतनाम। इसमें पूरा वियतनाम वार के बारे में ही ये पुस्तक है और उसमें खास करके जो रोल था
जॉन पॉल का, उनके बारे में है। जॉन पॉल यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ये राइटर बनने से पहले नील शिहान ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर रह चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस ये हम 9 जनवरी को मनाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपको कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 में जो है हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो परमानेंट इंडिया में आ गए थे और उन्होंने आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से 9 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी वो थी कंट्रीब्यूटिंग टू अ आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने जर्मन भारत कार्यक्रम हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के तहत जल संरक्षण के लिए एक वेबसाइट कॉसफॉर्म को शुरू किया है? वेबसाइट है cosform.mn। अगर पूरी वेबसाइट लिखी होती ना तो आप खुद ही आंसर कर लेते। cosform.mn.gov.in cosform.mn.gov.in। अब MN से जो यहाँ पे है ये मणिपुर है, तो मणिपुर सरकार ने कॉसफॉर्म नाम से एक वेबसाइट को शुरू किया है जिसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के तहत ये वेबसाइट बनाई गई है। और जो फॉरेस्ट की सॉइल है उसके भी कंजर्वेशन से संबंधित विधियाँ इस वेबसाइट पे बनाई गई हैं। और ये भारत जर्मन का कार्यक्रम है कि जो हिमालय का एरिया है यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट कंजर्व हो, वाटर का कंजर्वेशन रहे, साथ ही साथ जो सॉइल है फॉरेस्ट की जो सॉइल है उसका भी कंजर्वेशन बना रहे। इसीलिए भारत और जर्मन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसी के तहत कॉसफॉर्म वेबसाइट को लॉन्च किया गया मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम बीरेन्द्र सिंह है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।